हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और अब यूपीएससी की तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा। ये मजा और भी अच्छे से आएगा जब आप प्रीवियस ईयर जब पिछले सालों के सिविल सेवा परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल करेंगे। आप दोनों प्रश्न पत्र लेके साथ में बैठिए, प्रारंभिक परीक्षा के भी साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के भी। और जब आप ये कर पाएंगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इससे ये सवाल पूछा गया और इस सवाल को मैं कर पा रहा हूं, या आप इतना भी अगर कर पा रहे हैं कि ये सवाल पूछा गया और इस सवाल को मैं समझ पा रहा हूं, तो ये भी इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे अभी अपन हैं, तो ये भी काफी बड़ी बात है। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि क्यों ये जो चीजें हम इतने फोकस से, इतने डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, क्या इससे हमारी परीक्षा में कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप वो प्रश्न पत्र करें। मैं भी वो बीच बीच में प्रश्न डालता रहा करूंगा जब मुझे लगेगा कि आप इस तैयारी में इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि आप वो प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब उत्तर लेखन करेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपका वो उत्तर चेक कौन करे, वो आंसर सही लिखा है आपने, यूपीएससी के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं, ये कौन चेक करे। तो ऐसी तमाम जो परेशानी आपके सामने आएंगी, स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी उसके लिए एक सॉल्यूशन आपको लेके आया है। वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है ये फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच में ना केवल आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की A to Z तक प्रिपरेशन कराई जाएगी, बल्कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर लेखन की, हम बात कर रहे हैं मेंटरशिप की, हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की, वो सब चीजें आपको इस फाउंडेशन बैच में मिल जाएगी। इस फाउंडेशन बैच ये शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, तो बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है इस बैच में जुड़ने के लिए। और आप देख ही पा रहे हैं कि लगातार बैच इसलिए लॉन्च हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले बैच में एडमिशन नहीं हो पाया या किसी कारणवश पिछले बैच के एडमिशन फुल हो चुके हैं। इस बैच में एडमिशन इसलिए अब ले लेना चाहिए, क्योंकि अप्रैल से हम अगर साइकिल देखें यूपीएससी का, तो यूपीएससी का साइकिल करीब करीब कुछ इस प्रकार रहता है कि यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो या तो आपको मई में देखने को मिलेगी या जून में देखने को मिलेगी, मई के आखिरी में या जून में। बैच शुरू हो रहा है आपका अप्रैल से। अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है और आप देखेंगे 13 से 14 महीने आपको बैच के साथ आपको मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा आप लेट करेंगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा लेट करेंगे तो ये समय धीमे धीमे अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, बैच में एनरोल हो जाइए। बैच में एनरोल होते समय ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपको कोड यूज करना है, कोड MB लाइव, जिससे मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाए। चलते आगे की ओर। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता ही है। जिसमें हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? आप सबको पता है अब ये सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर साहब ने दिया था। और वैगनर साहब ने सिद्धांत कब दिया? 1912 में दिया। वैगनर साहब ने इसमें यह बताया कि जो महाद्वीप है वो कैसे हैं, वो स्टेशनरी नहीं है, वो एक जगह स्थित नहीं है। वो कैसे हैं? वो हैं गतिशील। कैसे हैं वो हैं वो गति करते रहते हैं। वो क्यों गति करते रहते हैं, इसके पीछे कारण बताया वैगनर साहब ने। और उस क्यों का कारण वैगनर साहब ने बताया कि इसके लिए कुछ बल जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कुछ बल जिम्मेदार हैं। वैगनर साहब ने 2 बल बताए इसके लिए। पहला बल जिसको उन्होंने नाम दिया ज्वारीय बल, या फिर मैं ये कह सकता हूं इसी को वैगनर साहब ने कहा था गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, किसका गुरुत्वाकर्षण की बात यहां पे हो रही है? यहां पे बात हो रही थी सूर्य और चंद्रमा की।
दूसरे बल की जिसकी बात करी थी वो था बायंसी फोर्स, उत्प्लवनता का बल। इन दोनों के कारण जो महाद्वीप है वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ये बात हमको कौन बता रहा है, वैगनर साहब बता रहे हैं। वैगनर साहब ने क्या बताया कि एक महान महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पैंजिया। जिसका नाम क्या था, पैंजिया। ये पैंजिया टूटा और पैंजिया और इसके आसपास आपको क्या देखने को मिला था, एक महान महासागर जिसका नाम था पैंथालासा। ये पैंजिया टूटा और पैंजिया टूट के क्या बना, पैंजिया टूट के दो भागों में विभाजित हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जिसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पैंजिया तो हमने देखा कि दो भागों में विभाजित हो गया, पैंथालासा जो था वो भी कुछ भागों में विभाजित हुआ। हमने देखा पैंथालासा का कुछ जो पानी था वो कहां आ गया था, वो आ गया था टेथिस सागर में। टेथिस सागर कहां मिलेगा आपको, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में आपको कौन सा सागर मिलेगा, टेथिस सागर देखने को मिलेगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि टेथिस सागर के क्या कोई अवशेष बचे हुए हैं, अगर बचे हुए हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं। क्या हम उसे किसी सागर के नाम से जानते हैं या किसी महासागर के नाम से जानते हैं। आपको क्या बताना है कमेंट में, आपको बताना है कि टेथिस सागर के वर्तमान में कोई अवशेष बचे हुए हैं क्या, अगर हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। हम गूगल में बहुत सारी अन्य चीजें भी ढूंढते हैं जो शायद आपको नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन इन चीजों को आपको सही में देखना चाहिए कि टेथिस सागर के क्या कोई अवशेष बचे हुए हैं या नहीं, तो जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वैगनर साहब ने क्या सही सारी बातें सही कही थी या कुछ बातें उनकी गलत थी या फिर सारी बातें उनकी गलत थी। तो इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात करी। हमारा जो प्यारा भारत है, और प्यारे भारत में भी मैं कहूँ जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो किसका भाग था, वो भाग था गोंडवाना लैंड का। साथ ही साथ आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और अंटार्कटिका, ये सब किसका हिस्सा थे, गोंडवाना लैंड का। वहीं मैं अंगारा लैंड की बात करूं तो अंगारा लैंड का आपको हिस्सा देखने को मिलेगा कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा, यूरेशिया देखने को मिलेगा, ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। ये सब किसका हिस्सा थे, अंगारा लैंड का हिस्सा थे। क्या इस पे कोई साक्ष्य भी दिए थे वैगनर साहब ने, तो आपको पता है कि हाँ कुछ साक्ष्य भी दिए गए थे वैगनर साहब द्वारा। और कौन कौन से साक्ष्य दिए गए, तो पहला हमने देखा था जिग्सॉ फिट के बारे में हमने बात करी थी। दूसरा हमने देखा था पुरजलवायुविक साक्ष्य या जिनको कहा गया था पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। जीवाश्मों के वितरण के कुछ साक्ष्य दिए थे, उसमें कौन सा जानवर था, ये जानवर था साइग्नोथेसस। इसके बाद हमने बात करी थी एक घास की जिसका नाम था ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस के अवशेष आपको दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिले, आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिले, आपको भारत में देखने को मिले और आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले। इस बात से क्या सिद्ध करने की कोशिश करी वैगनर साहब ने, वैगनर साहब ने कहा कि ये सब हिस्सा कभी एक ही स्थल का भाग रहे होंगे जिसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड उसका नाम था। उसके बाद वैगनर साहब ने अलग अलग समय की भूमध्य रेखाएं भी हमको बताई, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको सिल्यूरियन देखने को मिल रही होगी, कार्बनिफेरस देखने को मिल रही है और टर्शियरी काल की भूमध्य रेखा देखने को मिल रही है। और वर्तमान काल की भूमध्य रेखा आपको पता है कहां से गुजरती है। ये जो डायग्राम है कोशिश कीजिएगा कि ये अगर मुख्य परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस प्रकार का ऐसा डायग्राम अगर बना के आते हैं तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एज आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो आपके साथी जो लोग हैं, जो और लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये डायग्राम आपको नहीं बनाते हुए दिखेंगे। अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं और ये चीज समझाते हैं कि कैसे पोल बदले, कैसे ध्रुवों की ध्रुव बदलते जा रहे हैं, कैसे भूमध्य रेखा बदलती जा रही है, और जिससे वैगनर साहब ये सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें क्या हुई है, गति हुई है यहाँ पे किसकी, महाद्वीपों की। तो ये एक एक्स्ट्रा एज आपको देगा। और यकीन मानिए कि यूपीएससी सीएसई क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको केवल तेज नहीं भागना,
आपको इतना तेज भागना है कि आपके साथ जो उस रेस में भाग रहा है उसको आप पीछे छोड़ सकें। अगर आप उसकी बराबर भागेंगे तो क्या होगा, या उससे उसकी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है, तो क्या होगा, वो उस रेस को जीत जाएगा, आप उस रेस को हार जाएंगे। तो हमको रेस को क्या करना है, जीतना है। फिर हमने देखा इन बलों की जो बात करी थी, हमने देखा था दिशा के अनुरूप इन्होंने कुछ बल दिए। पर्वतों के निर्माण की अगर वैगनर साहब किसने बात करी तो वैगनर साहब ने क्या कहा, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। पहले वैगनर साहब कहते हैं कि सियाल किस पे फ्लोट कर सकती है, किस पे तैर सकती है, सीमा पे। यह है आपकी सियाल, और ये किस पे तैर रही है, सीमा पे। क्या किसी प्रतिरोध है, पहले कहते हैं कि कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई घर्षण बल नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पर्वतों का निर्माण, या और स्पेसिफिकली वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या बताया, जब सियाल आगे की ओर गति कर रही है तो सीमा को क्या कर रही है, स्क्रैच कर रही है। क्या कर रही है, स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ रही है। और जब स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ रही है तो जो अवसादों को इकट्ठा कर रही है उससे किसका निर्माण हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। उसके बाद उनसे पूछा गया कि सर आप बताइए समुद्र द्वीपीय चापों का निर्माण कैसे हुआ। तो वैगनर साहब ने कहा कि स्थल का एक भाग जो गति कर रहा है उसकी गति मान ली जाए 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, और एक इसका कोई भाग जिसकी गति कितनी रह जाए, सिर्फ 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, तो दूसरे साल में क्या होगा, ये हिस्सा 3 सेंटीमीटर पीछे रह जाएगा। और अगर ऐसे इसके बहुत सारे हिस्से टूट के इससे अलग हो गए तो किसका निर्माण हो जाएगा, समुद्र द्वीपीय चापों का निर्माण हो जाएगा, जो कि बात एकदम गलत थी। इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या वो नहीं समझा पाए। हमने देखा था उन्होंने ये नहीं बता पाए कि वो कार्बोनिफेरस युग से पहले क्या हुआ होगा, या पेंजिया का टूटना यहीं पे क्यों शुरू हुआ, कौन सी दिशा थी वो दिशा में, इसी दिशा में क्यों चलने लगे ये, सियाल और सीमा के जो तैरने की अवस्था है उसको वो नहीं समझा पाए। तथा ज्वारीय बल आपने देखा था कितना अधिक होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कि तब वो महाद्वीपों का विस्थापन कर सकता है। हमने देखा था फर्स्ट क्लास में जब हमने ये पढ़ा था। आगे की ओर हम जब पढ़े तो हम पहुंचे सागर नितर प्रसरण के सिद्धांत पे। जैसा कि नाम बता रहा है इसमें हमको क्या पढ़ना है, सागर के नितल का क्या हो रहा है, लगातार प्रसरण हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल हमने पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दी किसने ये दी थी, हैरी हेस ने दी थी। इनके अनुसार क्या था, समुद्र तल का प्रसार होने पर महासागर के मध्य में क्या बन जाते हैं, कटक बन जाते हैं, और मेंटल के भीतर संबंध धाराओं के परिणाम स्वरूप पिघले हुए मैग्मा का क्या होता है, मैग्मा बाहर आना शुरू हो जाता है। हमने और भी बहुत सारी बातें करी थी। हमने सबसे पहले बात करी थी यहाँ पे संवहन धारा की। संवहन धारा की जब हमने बात करी तो हमने देखा संवहन धारा का उद्गम स्थल क्या है, संवहन धारा आप देखोगे दुर्बल मंडल से इसका उद्गार हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां तापमान बहुत ज्यादा है। क्यों तापमान बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर जाएंगे तो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा। और आप सोचिए कि आप 100 मीटर तक अंदर पहुंच गए तो कितना तापमान बढ़ चुका होगा, 100 किलोमीटर तक आप पहुंच चुके हैं। दुर्बल मंडल बन चुका है। दुर्बल मंडल चूंकि तापमान बहुत गर्म है, यहाँ पे संवहन धाराएं शुरू हो जाएंगी, और संवहन धाराएं जैसे जैसे यहाँ पे टकराएंगी क्या करेंगी, यहाँ पे रिज का निर्माण करेंगी, यहाँ पे कटकों का निर्माण करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे किसका निर्माण करेंगी, वो ट्रेंचों का निर्माण करेंगी। ये जो महासागरीय भूपर्पटी किसके निर्मित है, ये आपको पता है, ये बना हुआ है बेसाल्ट का। जबकि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है इसका निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। ये बात हुई थी। ये आप देख रहे हैं संवहन धारा के कारण जो लावा है वो ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे कटकों का निर्माण हो रहा है, रिजेस का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेंचों का निर्माण हो रहा है। ये ट्रेंचों का निर्माण कहाँ पे होगा, जहां महासागरीय जो भूपर्पटी है वो किसके नीचे जाएगी, महाद्वीपीय भूपर्पटी के नीचे जाएगी। और नीचे क्यों जाएगी, हमने देखा था इसका द्रव्यमान कैसा है, ज्यादा है। इसके बाद इसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण देखने को मिले, तो प्रमाण में हमने देखा था सबसे पहले अगर विश्व युद्ध द्वितीय की हम बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, पनडुब्बियां जब समुद्र तल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि समुद्र तल में क्या नहीं है, सिर्फ मैदान नहीं है, बहुत सारी अलग अलग भू आकृति देखने को मिली उनको कटके देखने को मिली, उनको ट्रेंचेस देखने को मिली, उनको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिली। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पाया कि जहाँ पे कटक का निर्माण हो रहा है वहां पे तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण क्या यहाँ पे क्या निकल रहा है, लगातार यहाँ पे मैग्मा बाहर निकल रहा है।
इसके बाद हमने बात करी थी चट्टानों की आयु की। महाद्वीप और महासागरों की दोनों चट्टानों की आयु बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमने पाया कि महासागरों की जो चट्टान है वो वनस्पति नहीं है, किसके मुकाबले, वो वनस्पति नहीं है महाद्वीपों के मुकाबले। उसका कारण क्या था, हमने देखा था जैसे जैसे कटकों से मैग्मा बाहर आएगा वो ठंडा होगा और नई आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। तो जो महासागरीय भूपर्पटी उसका लगातार विकास भी हो रहा है, लेकिन ट्रेंचों पे आप पहुंचेंगे जहाँ पे पुरानी आपको चट्टानें देखने को मिलेंगी, उनका क्या होता जाता है, लगातार विनाश होता जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज हमने देखी थी जिसको हमने पूरा चुंबकत्व नाम दिया था या पैलियोमैग्नेटिज्म नाम दिया था। हमने ये देखा था कि कटकों के से अगर हम बराबर दूरी पे इसके दोनों ओर जाएं तो हम पाएंगे जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या इनका जो चुंबकन है वो आपको बराबर देखने को मिलेगा। अगर 1 नंबर इसको दिया जाए तो इसका भी 1 नंबर जैसा ही क्या मिलेगा, चुंबकन देखने को मिलेगा। इसको मैं अगर 2 नंबर दे दूं तो इसका भी 2 नंबर जैसे क्या मिलेगा, चुंबकन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इनका ये कभी क्या रहे होंगे, ये जब नया नया एकदम गर्म अवस्था में जब मैग्मा रहा होगा तब ये इनका जो कण थे वो धीमे धीमे ठंडे होने लगे और वो किस प्रकार अरेंज हो गए, वो किस प्रकार व्यवस्थित हो गए, जिस प्रकार उस समय पृथ्वी का ध्रुवों की, पृथ्वी में कौन से ध्रुव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पे जिस प्रकार चुंबकीय ध्रुव थे उस प्रकार इनका चुंबकन अवस्थित हो गया। ये बातें हमारी हो गई थी पूरा चुंबकत्व में। आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था, आपको याद होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तो हमने आलोचना की बात कर ली थी, लेकिन सागर नितर प्रसरण की आलोचना आपको मुझे बतानी थी। आप में से बहुत कम लोगों ने अभी तक वो मुझे लिख के भेजा है। आप आज जरूर से मुझे वो टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे वो लिख के भेजिए। फिर हम पहुंचे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पे जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि प्लेट क्या होती है, फिर हमने देखा विवर्तनिकी क्या होता है, फिर हमने देखा सिद्धांत क्या होता है। हमने प्लेट की जब बात करी तो प्लेट हमने देखा था क्या हिस्सा होगा। हमने को पता है कि प्लेट दुर्बल मंडल जो करीब 100 से 150 या 200 किलोमीटर की गहराई पे आपको देखने को मिलेगा। यह है आपका कौन सा मंडल, यह है आपका दुर्बल मंडल। इससे ऊपर जो भी आपको चीज देखने को मिल रही है उसको आपने क्या नाम दिया था, उसको आपने नाम दिया था प्लेट का। क्या थी वो, एक प्लेट। इस प्लेट में हमने देखा था ये प्लेट 2 चीजों से मिलके बनी हुई है। किस चीज से मिलके बनी हुई है ये बनी हुई है आपकी भूपर्पटी से, साथ ही साथ ऊपरी मेंटल की ये बनी हुई है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई थी। फिर हमने विवर्तनिकी की बात करी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर जो हलचल हो रही है तो उसको आप विवर्तनिकी कहोगे। सिद्धांत आपको पता है कि आप किसको सिद्धांत कहोगे और किसको नियम कहोगे। फिर हमने प्लेटों को कुछ भागों में विभाजित किया था। प्लेटों का जब हमने विभाजन किया तो हमने देखा प्लेटों को मैं 2 आधार पे, प्लेटों को मैं किस आधार पे, 2 आधार पे विभाजित कर सकता हूं। पहला मैंने देखा था किसके आधार पे, संरचना के आधार पे मैं विभाजित कर सकता हूं, संरचना के आधार पे। और दूसरा मैं कर सकता हूं इन्हें आकार के आधार पे, आकार के आधार पर। संरचना के आधार पर अगर मैं प्लेटों को विभाजित करूं तो आपको 2 प्रकार की प्लेटें देखने को मिलेंगी। पहला महाद्वीपीय, या जिसे कहा जा सकता है कॉन्टिनेंटल फूड होता है, इसी प्रकार महाद्वीपीय। कॉन्टिनेंटल फूड में आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग महाद्वीपों को खाना देखने को मिलेगा, है ना। तो अलग अलग महाद्वीपों की प्लेट है। और दूसरा ये है महासागरीय, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, ओशियनिक। मुझे ये पता है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इनका निर्माण किससे हुआ है, तो आप सब बता सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल का जो प्लेट जो है इनका निर्माण हुआ है किससे, ग्रेनाइट से। और महासागरीय जो प्लेट है इनका निर्माण हुआ है बेसाल्ट से। और किसका द्रव्यमान अधिक होता है, बेसाल्ट का द्रव्यमान अधिक होता है।
अच्छा, फिर हमने बात करी थी आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे प्लेटों को कितने भागों में विभाजित किया था हमने? आकार के आधार पे हमने प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? हमने देखा था, आपको देखने को मिलेंगी वृहद प्लेटें, आपको देखने को मिलेंगी छोटी प्लेटें, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगी सूक्ष्म प्लेटें। कौन सी प्लेटें? सूक्ष्म प्लेटें। वृहद, छोटी और सूक्ष्म प्लेटों की हमने बात करी थी। हमने ये भी देखा था कि वृहद प्लेटें गिनती में कितनी हैं? वृहद प्लेटें गिनती में 7 हैं, छोटी प्लेटें गिनती में करीब 20 के आसपास हैं, और वहीं पे सूक्ष्म प्लेटों की बात की जाए तो 100 से भी अधिक हैं। इसमें आपको याद करवाया गया था कि 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं। आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 7 वृहद प्लेटें कौन कौन सी हैं। यहां तक हमारी बातें अच्छे से हो चुकी थी। प्लेटों का हमने ये डायग्राम भी आपने अपनी कॉपी में बना लिया होगा। इसमें आपको वृहद प्लेटें देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ कुछ छोटी प्लेटें भी देखने को मिल रही हैं। आप कोई सा भी डायग्राम इसमें से बना सकते हैं। मैंने आपको 3 डायग्राम बताए थे, 3 डायग्राम में से आप जो चाहें वो डायग्राम बना सकते हैं। और कल हमारी जो लास्ट में बात हो रही थी वो ये बात हो रही थी कि अंटार्कटिक की बात हो रही थी, अटलांटिक की बात हो रही थी। तो हमारी बात हो रही थी अटलांटिक प्लेट। एक सवाल जो दिया था उसमें हमने ये बात करी थी कि क्या अटलांटिक प्लेट नाम से कोई प्लेट है या नहीं। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि इस नाम से कोई प्लेट नहीं है। अटलांटिक नाम से कोई भी प्लेट नहीं देखने को मिलेगी, ना वृहद प्लेट देखने को मिलेगी, ना सूक्ष्म प्लेट देखने को मिलेगी, और ना ही आपको कोई छोटी प्लेट देखने को मिलेगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण आप देखेंगे कि अटलांटिक महासागर देखिए आप, अटलांटिक महासागर, ये जो एस आकृति का आपको महासागर देखने को मिल रहा है, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर में आप देखिए, आपको 1 नंबर की ये प्लेट दिखाई दे रही है, 2 नंबर ये प्लेट दिखाई दे रही है, तीसरे नंबर की ये प्लेट, चौथे नंबर की ये प्लेट दिखाई दे रही है। इसकी खुद की कोई प्लेट नहीं है। 1 नंबर वृहद प्लेट उत्तरी अमेरिका की प्लेट आपको देखने को मिल रही है। 2 नंबर की प्लेट आपको यूरेशियन प्लेट देखने को मिल रही है। 3 नंबर की प्लेट देखोगे अफ्रीकन प्लेट देखने को मिल रही है, और 4 नंबर की प्लेट देखने को मिल रही है, 7 दक्षिणी अमेरिका की प्लेट देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कि अटलांटिक प्लेट कोई नहीं है। अटलांटिक प्लेट की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? अटलांटिक प्लेट की जगह आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, और इससे मिलकर एक अटलांटिक महासागर की प्लेट या अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। वो कैसे होता है? आपको यहां देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका की कैसी प्लेट है? वृहद या सूक्ष्म या छोटी? तो हमें पता है उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है वो वृहद प्लेट है। उसी प्रकार बिल्कुल पास में अगर आप देखोगे इसके, तो कौन सी प्लेट मिलेगी आपको? आपको मिलेगी यूरेशियन प्लेट। इसके नीचे आपको मिलेगी अफ्रीकन प्लेट, और इसके पास में आपको कौन सी प्लेट देखने को मिलेगी? आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिकन प्लेट। तो कुछ भाग उसने यहां से लिया, कुछ भाग यहां से लिया, कुछ भाग यहां से और कुछ भाग यहां से, और इससे कौन सा महासागर बना? अटलांटिक महासागर बना। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी प्लेटें जुड़ रही हैं, या मैं कहूँ यहाँ पे बहुत सारी प्लेटों का आपको क्या देखने को मिलेगा? जॉइंट देखने को मिलेगा। हमको पता है जहाँ पे प्लेटें या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो किसका निर्माण होगा? कटकों का निर्माण होगा। हमें ये पता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका लगातार किस दिशा में गति कर रहे हैं? तो हमें पता है ये लोग पश्चिम की दिशा में गति कर रहे हैं। वैगनर साहब ने समझाया भी था ना कि पश्चिम दिशा में ही क्यों गति कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये दोनों प्लेटें गति कर रहे हैं पश्चिम दिशा में। अगर ये दोनों प्लेटें पश्चिम दिशा में गति कर रहे हैं तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो जॉइंट है, यहाँ से क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार होना शुरू हो जाएगा, मैग्मा बाहर आना शुरू हो जाएगा, और जैसे मैग्मा बाहर आएगा यहाँ पे किसका निर्माण शुरू होगा? कटक का। किसका निर्माण? कटक का। या मैं इसको क्या कह सकता हूँ? और रिज, RIDGE, रिज भी कह सकता हूँ।
तो आप पाएंगे विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है उनका निर्माण कहाँ पे होता है? इस अटलांटिक महासागर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है, दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है, वो पश्चिम दिशा में गति कर रही है, और जब पश्चिम दिशा में गति करती है तो ज्वालामुखी उद्गार होना शुरू होते हैं, और ज्वालामुखी उद्गार जब शुरू होगा तो किसका निर्माण होगा? कटकों का निर्माण होगा। यहाँ पे आप ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जहां जहां पे ज्वालामुखी उद्गार होगा वहां हमेशा कटकों का निर्माण होगा। ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमें पता है कटकों का निर्माण कब हो सकता है? जब ये प्लेट और ये भूपर्पट्टी का ये हिस्सा इस तरफ जा रहा हो और ये भूपर्पट्टी का ये हिस्सा इस तरफ जा रहा हो, तो बीच में ज्वालामुखी उद्गार होंगे, और इन ज्वालामुखी उद्गार से क्या बनेगा? आपकी आग्नेय चट्टानें बनेंगी, और ये आग्नेय चट्टानें किसका निर्माण करेंगी? यहाँ पे कटकों का। किसका निर्माण? कटक का निर्माण करेंगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण कटकों द्वारा किया जाता है, और कौन से महासागर में किया जाता है? वो किया जाता है अटलांटिक महासागर में। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। आपको वृहद प्लेट पता लग गए। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है मैकेंजी और पार्कर द्वारा दिया गया। मैकेंजी और पार्कर ने इसको व्यवस्थित रूप से दिया, बाकी इसकी बात हैरी हेस ने कर ली थी। हैरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपको पता है सागर नितर प्रसरण का सिद्धांत में भी हैरी हेस का नाम था। इसी प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन, पूरा चुंबकत्व, इन सब चीजों में जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब आपको कहाँ देखने को मिली? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में। तो क्या आपको लगता है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत एक दिन में बन गया? तो ऐसा नहीं था। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत आप देखोगे शुरू कहां से हो गया? वैगनर की इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से शुरू हुआ, और कहां पे जाके इसका अंत हुआ? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पे इसका अंत हुआ। क्या इस पे आज भी रिसर्च चल रही है? हाँ, आज भी रिसर्च चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आप नाम में देखोगे ये क्या है? एक सिद्धांत है। सिद्धांत की लगातार आलोचनाएं होती रहती हैं। जब आलोचनाएं होती हैं तो जिन्होंने ये दिया या जो उनके स्टूडेंट्स हैं या जो उनके फॉलोअर हैं वो लगातार उस बात पे रिसर्च करते रहते हैं, और नई नई रिसर्च हमारे सामने आती रहती है। तो ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हम लोग कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। आज हमको देखना है कि प्लेटें क्यों गतिशील हैं, प्लेटें क्यों चलती रहती हैं। हमने देखा था कि दुर्बल मंडल पे जो प्लेटें हैं वो लगातार खिसकती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक गद्दे पे खड़े हैं। आप किस पे खड़े हैं? गद्दे पे। जनरली क्या होता है, जो गद्दा हम लोग बेड पे अब यूज करते हैं वो किसका बना हुआ है? तो फोम का बना हुआ है या रुई का बना हुआ है वो। आप सोचिए, ना तो उसमें रुई है ना उसमें फोम है, उसमें आपने क्या किया? पानी भरा हुआ है। तो वो बिल्कुल कैसे काम करने की कोशिश करेगा? जैसे दुर्बल मंडल है वैसे काम करेगा। और जब आप उस पर खड़े हैं तो आप कैसे काम करेंगे? आप बिल्कुल एक प्लेट के ऐसे काम करेंगे। तो जब आप उस पर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत देर तक एक जगह स्टेशनरी खड़े नहीं रह पाएंगे। आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती रहेगी, और उस बैलेंस बनाने के चक्कर में आपको हो सकता है कभी इस तरफ जाना पड़े, कभी इस तरफ जाना पड़े। मतलब आप स्टेशनरी, आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, आप लगातार क्या करेंगे? गति करते रहेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार हो रहा होगा। दुर्बल मंडल है, दुर्बल मंडल के ऊपर क्या है? आपको प्लेटें देखने को मिल रही हैं। जब प्लेटें देखने को मिल रही हैं तो वो प्लेटें भी क्या कर रही होंगी? गति कर रही होंगी। क्या सिर्फ यही कारण है प्लेटें गति करने का? नहीं, सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। पहला, पृथ्वी का घूर्णन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इसका कारण है गुरुत्व बल, या जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हो आप। तीसरा इसका कारण है संवहन धारा। चौथा इसका कारण है स्लैब दबाव व स्लैब खिंचाव, स्लैब पुल और स्लैब पुश। और जहां से यूपीएससी ने सवाल पूछा है वो है ये मेंटल प्लूम। तो यूपीएससी ने यहां से इसको पूछा गया है। हो सकता है यूपीएससी और किसी से भी आपसे सवाल पूछ ले, तो हम सबको एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पृथ्वी का घूर्णन। क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का घूर्णन, या इसको कहूं, मैं कहूं रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सर कैसे रोटेशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी के घूमने से प्लेटें गति करती हैं? तो हमको पता है कि क्या
पृथ्वी जो है वो किस प्रकार घूर्णन करती है और उसकी दिशा कौन सी है, तो हमें पता है पृथ्वी की गति करने की दिशा कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार मतलब आप देखेंगे, बताइए मुझे, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेगी या पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगी। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, और आपको शायद ये मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे उत्तर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पूर्व देखने को मिलेगा जिसको ईस्ट भी कहा जाता है, यहाँ पे वेस्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे साउथ देखने को मिलेगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति कौन कर रही है, पृथ्वी कर रही है। ठीक है, अब न्यूटन का फिर से हम तीसरा नियम लेके आएंगे जो एक्शन और रिएक्शन वाला है। एक्शन क्या हो रहा है, किस दिशा से किस दिशा की ओर गति हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति हो रही है। इसका कुछ रिएक्शन भी लग रहा होगा, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो जब पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है पश्चिम से लेके पूर्व की ओर, तो यहाँ पे जो प्लेटें स्थित होंगी वो किस तरफ घूम जाने की कोशिश करेंगी, वो जाने की कोशिश करेंगी इसके विपरीत दिशा में। इसके विपरीत दिशा में मतलब ये आ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, वो जाने की कोशिश करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति की अगर मैं बात करूं तो वो हो रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो प्लेटों की गति होगी वो कैसी होगी, यहां पे मैं बताऊं आपको प्लेटों की गति, तो वो आप देख पा रहे हैं प्लेटों की गति, और वो किस प्रकार हो रही है वो आप देख पा रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वैगनर साहब ने, आपको याद होगा वैगनर साहब ने बताया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो प्लेटें हैं वो किस तरफ जा रही हैं, वो जा रही हैं पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन इसके लिए उन्होंने कौन सा बल जिम्मेदार ठहराया था, ज्वारीय बल, या मैं कहूं गुरुत्वाकर्षण बल, किसका, सूर्य और चंद्रमा का। लेकिन अब शायद अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्यों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है वो किस तरफ जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेटों की गति कहाँ से कहाँ होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो प्लेटें पूर्व में स्थित थी वो सब कहाँ जाने की कोशिश करेंगी, पश्चिम की ओर जाने की कोशिश करेंगी। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि यूरेशिया, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन जिसको नाम दिया था, अंटार्कटिका, ये सारी प्लेटें पश्चिम की ओर जा रही हैं? देखो ऐसा होता कब, ऐसा होता, ऐसा तब होता जब प्लेटों की गति सिर्फ किस पे निर्भर करती, पृथ्वी के घूर्णन पे निर्भर करती। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सभी प्लेटें पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती। कब गति करती, जब सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन एकमात्र कारण होता प्लेटों की गतिशीलता का। लेकिन हमें पता है कि प्लेटों की जो गतिशीलता है उसके तो इतने सारे कारण हैं। अगर सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन एक कारण होता तो सारी प्लेटें, सारी वृहद प्लेटें, सारी छोटी प्लेटें और सारी सूक्ष्म प्लेटें वो कहां से कहां गति करती, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको देखना है, तो कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और एकमात्र।
अगर मैं यहां से ये दोनों शब्दों को हटा दूं तो जो पूरा सेंटेंस है वो बदल जाएगा। तो आपको अब शायद ये समझ में आ गया होगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पे चूंकि ये प्रभाव ज्यादा है, किसका प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसी कारण वो किस दिशा में गति करेंगी, वो गति करेंगी कौन सी दिशा में, वो गति करेंगी पूरब से लेके पश्चिम की ओर। तो आज भी आप देखोगे जो दक्षिण अमेरिका की प्लेट है और उत्तरी अमेरिका की प्लेट है वो किस तरफ गति कर रही है, वो गति कर रही है पश्चिम की ओर। साथ ही साथ आप ये भी पाएंगे कि जब ये प्लेटें पश्चिम की ओर गति करती हैं, कौन कौन सी प्लेट, ये प्लेट जब पश्चिम की ओर गति करती हैं तो क्या होता है, इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। देखिए ये प्लेट आपको देखने को मिल रही है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की। हमको ये पता लग गया कि उत्तरी अमेरिका की प्लेट और दक्षिण अमेरिका की प्लेट ये कहां से कहां गति कर रही है, ये गति कर रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। तो ये कहां से कहां गति कर रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही है। तो ये पूरी प्लेट सूची किस तरफ जा रही है, पश्चिम की ओर गति कर रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट आप देख रहे हैं ये लगातार क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, कटकों का निर्माण होगा। साथ ही साथ आप ये जो देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, ये क्या हो रहा है, धीमे धीमे बड़ा होता जाएगा। ये प्लेट और इधर खिसक गई, ये प्लेट समझिए कि प्लेट अभी यहाँ पे, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी। तो कौन सा महासागर लगातार बड़ा हो रहा है, अटलांटिक महासागर लगातार बड़ा हो रहा है। अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं बार बार क्यों ये बात कह रहे थे हम लोग कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत और कुछ नहीं है, वो इन सब में से कुछ कुछ बातें उठाई हुई हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से हमको ये समझ में आया कि पश्चिम की ओर गति कर रही है। सागर नितल प्रसरण से समझ में आया कि अटलांटिक महासागर लगातार क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है। और इन दोनों बातों को जब हमने इस प्लेटों के रूप में इसको समझने की कोशिश की तो हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें ये भी पता लग गया कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो गति कर रही है इसके पीछे कौन सा बल जिम्मेदार है। तो कौन सा बल जिम्मेदार है, पृथ्वी का घूर्णन के कारण ये सब हो रहा है। क्यों सिर्फ पश्चिम की ओर गति कर रही है, तो हमने देखा कि जो घूर्णन गति है वो किस प्रकार है, आपको पश्चिम से लेके वो पूर्व की ओर देखने को मिल रही है। इस प्रकार ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगी। हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे कटकों का निर्माण क्यों हो रहा है, या यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण क्यों हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब प्लेटें पश्चिम की ओर जाएंगी तो लगातार सागर नितल प्रसरण होगा, संवहन धाराओं से क्या होगा, मैग्मा बाहर आता जाएगा और किसका निर्माण होगा, कटकों का निर्माण होगा। और सागर नितल का भी लगातार क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। कौन से सागर में ये हो रहा है, ये हो रहा है अटलांटिक महासागर में ये हो रहा है। तो चीजें आपको, सारी चीजें अब आप कंबाइंड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि कुछ चीजें हो सकता है आपको महाद्वीपीय विस्थापन में समझ में नहीं आई हो, कुछ चीजें हो सकता है सागर नितल प्रसरण में समझ में नहीं आई हो, लेकिन जब उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन की थ्योरी के साथ आप देखोगे तो आपको चीजें सारी समझ में आना लगेंगी। तो पहला गतिशीलता हम समझ गए, पहली गतिशीलता का जो कारण था वो क्या था, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन से समझ में आ गया। तो क्या सारी प्लेटें इसी के कारण गति करती हैं, नहीं, सारी प्लेटें इसके कारण गति नहीं करती। लेकिन हाँ, जब सारी प्लेटें गति करती हैं उसके पीछे एक कारण क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन। और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सी प्लेटों पर पड़ रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेट पे। अब चलते हैं गुरुत्व बल की ओर। कौन सा बल है ये, गुरुत्व बल, या जिसको कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, गुरुत्व बल। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लेके जाऊंगा। इसका अपन लोग बहुत अच्छे से डेरिवेशन समझेंगे ना कि ऐसा क्या होता है। तो गुरुत्व जो बल है ये किस प्रकार का बल है, एक आकर्षण का बल है, आकर्षित करता है ये चीजों को। क्या पूरे ब्रह्मांड पे लागू है, इसीलिए इसको नियम कह रहे हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड पे नहीं होता तो इसको हम क्या कहते हैं, एक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा G(m1 m2) बटा में r²। ठीक है, यही होता है। ये बता रहा है गुरुत्वाकर्षण बल को, ये कांस्टेंट होता है जिसकी एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू जनरली हम लोग लेके चलते हैं 9.8। 9.8। अब 9.8 के बाद कुछ यूनिट होगी, तो वो क्या होती है वो हम देखेंगे। वो होती है
किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ये हम लोग अलग अलग तरीके से इसको चूज कर सकते हैं। तो 9.8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये एक क्या होगा, ये कांस्टेंट है। अभी आपको सिर्फ ये समझना 9.8, ठीक है। अभी m1 m2 और r स्क्वायर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु है, ये मान लीजिए B वस्तु है और ये मान लीजिए A वस्तु है, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, मास रहा होगा। तो उस मास की वैल्यू क्या है, m1 है, और उस मास की वैल्यू क्या है, m2 है। तो अब ये समझ पाने कि G1 G इक्वल्स टू G m1 m2 क्यों आया था, तो वो m1 और m2 इसका क्या है, मास है, ठीक है। इसके केंद्र से और इसके केंद्र से, इन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ दूरी आपको देखने को मिल रही है। ये जो दूरी है ये हम लोग बताते हैं किससे, r से, किससे, r से। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों ये लिखा जाता है G इज इक्वल्स टू G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये अभी हम इसको भूल भी जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो G किसके बराबर होगा, m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 और m2 तो क्या है, इनका मास है। r क्या है, r इनके बीच में दूरी है। अब सर ये मास क्या होता है, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है। दो चीजें होती है बच्चों, देखो, एक होता है मास और एक होता है वेट। अभी बहुत ही रफ सेंस में मैं आपको बता देता हूं, बाकी ये साइंस एंड टेक में आप पढ़ेंगे अच्छे से, मास और वेट क्या होता है। आपका कुछ ना कुछ वेट रहा होगा, समझिए कि मेरा वेट, जैसे मेरा वेट है मान लीजिए 77 किलो मेरा वजन है। तो पृथ्वी पे मेरा वेट है 77 किलो, लेकिन जैसे ही मैं चंद्रमा पे जाऊंगा, चंद्रमा पे हमें पता है जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6 हो जाता है। तो वहां पे मेरा जो वजन है वो कितना दिखेगा, 77/6। तो 77/6 को मैं करूंगा तो 6 से एक बार, ये गया 12, और 12 के बाद बचा 5, 6 7 42, करीब इतना वजन मेरा को दिखेगा। पृथ्वी पे मेरा वजन था 77 किलो, लेकिन चंद्रमा पे पहुंचने के बाद कितना रह गया, 12.7 किलो। ये क्या है, ये मेरा वेट है। मास क्या होता है, जो मास मेरा पृथ्वी पे है वही मास मेरा क्या रहेगा, चंद्रमा पे रहेगा, और वही मास मैं कहीं और चला जाऊं तो रहेगा। तो इसलिए हम इसको में क्या लेते हैं, मास लेते हैं, ना कि इसमें वेट लिया जाता है, ठीक है। G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये समझ में आ गया। पृथ्वी की आकृति पे एक बार फिर से चलते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी थी, तो हमें पता है पृथ्वी की आकृति जियोइड थी। हमने पृथ्वी की आकृति क्या पढ़ी थी, जियोइड पढ़ी थी। ये मान लीजिए आपका केंद्र है, इस केंद्र से भूमध्य रेखा पे आपने एक त्रिज्या खींची, और इसी केंद्र से आपने एक त्रिज्या खींची जो कहां पे जा रही है, ध्रुवों पे जा रही है। अब आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि ये दोनों बराबर तो नहीं है। इसकी मैं वैल्यू मान के चलता हूं R1, इसकी मैं वैल्यू मान के चलता हूं R2, इसका मान R1 और इसका मान R2। देखने से मेरे को पता लग रहा है कि R1 बड़ा है किसके मुकाबले, R2 के मुकाबले, ठीक है। हमको गुरुत्वाकर्षण बल की बात करनी है, तो मैं इस प्रकार चीजें रखता हूं कि एक वस्तु यहां पे रखिए पृथ्वी के केंद्र पे, और पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की सतह पे कुछ है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। साथ ही साथ अगर कोई वस्तु कहां पे रखी हुई है, ध्रुव पे रखी हुई है, तो इस ध्रुव पे रखी हुई वस्तु पे भी क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है। इस वस्तु का जो मास है, इस वस्तु का जो मास है उसकी वैल्यू मैं रख देता हूं m1, ठीक है। इस वस्तु का जो मास है उसकी वैल्यू रख देते हैं अपन m2, और इस वस्तु का जो मास है उसकी वैल्यू हम रख देते हैं m3। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब निकालने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर कितना है। तो मैं यहाँ पे P लिख दूं, पोल कहते हैं इसको, तो GP हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। छोटा g तो आएगा ही। अब हमें पता है m1 m2, यहाँ पे m1 और यहाँ पे क्या है m3 है, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है m1 m3 बटा या क्या है R2, तो R2 का स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं निकालता हूं इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल।
तो लिखा जा सकता है इसको जी कितना है, जी m1 m2 बटा r1 स्क्वायर। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत बेसिक सी चीज है। हमने गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसका मान निकालने की कोशिश की है, दो अलग अलग जगह पे। कहां पे हमने एक निकालने की कोशिश की है ध्रुवों पे और दूसरे निकालने की कोशिश की है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, अब एक चीज और आप मानिए कि यहाँ पे जो ये m3 है और ये जो m2 है, m3 है और जो m2 है, इसको बराबर मान लेते हैं ना। बराबर मानने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहता हूं अब m1 बराबर m2 बराबर m3, और इसको मैं बता देता हूं आपको, ये है 10 किलो। कितने हैं ये, 10 किलो। तो m1 की वैल्यू भी 10 किलो, m2 की वैल्यू भी 10 किलो और m3 की वैल्यू भी 10 किलो। ठीक है, एक तो ये वैल्यू हम लोग इसमें रख के देखेंगे। हमें ये पता है कि R1 ज्यादा है किसके मुकाबले, R2 के मुकाबले। तो R1 की वैल्यू अगर मैं रखूं 500 किलोमीटर रख देते हैं इसको, और R2 की वैल्यू अगर मैं रखूं, R2 छोटा है तो इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं 100। अगर इसकी 500 रख रहा हूं तो इससे कमी रखनी पड़ेगी इसकी, ये हो गया 100। अब ये सारी चीजें हम इसमें रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है ना कि चल तो ज्योग्राफी की क्लास रही थी, इसमें ये सब चीजें कहां से आ गई, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, और ये सब चीजें आप एक बार देखेंगे अच्छे से तसल्ली से समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये ज्योग्राफी ही चल रही है। ठीक है, तो पहले हम जीपी की बात करते हैं। जीपी छोटा जी, m1 m3, m1 की भी, m1 का मान कितना है 10, m2 का मान भी कितना है 10 बटा R2 का स्क्वायर। R2 कितना है 100, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 100 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जीई की। जीई बराबर छोटा जी, m1 और m2 दोनों की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10। अच्छा, R1 की वैल्यू यहां से देख के हमको पता है कितनी है 500 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। अब इनको सॉल्व करके देख लेते हैं आप। इससे हमको ये पता लग जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो कहां पे जाता है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये जी 10 गुणा 10, 100 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 100 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो से एक जीरो इसका कट गया। जी बटा 10 गुणा 10 बचे आपके पास। यहां पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बता जी 10 गुणा 10 बटा में 500 गुणा 500। एक जीरो से एक जीरो यहां पे कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल। इसका मतलब जी बटा 50 गुणा 50, यही हुआ। इसको और आगे भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। ये 10 गुणा 10 क्या हो गया 100 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये हो गया जी बटा 100 और ये हो गया जी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा ये 5 को 5 से गुणा करेंगे और 10 को 10 से गुणा करेंगे, या वैसे भी आप देखोगे 50 गुणा 50 कितना होता है। यहां पे मैं करके वो भी आपको बता देता हूं, 50 गुणा 50। देखिए बस ध्यान रखिए आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन ना हो, है ना, नहीं तो वो कहेंगे कि आप आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सर आपको बोर्ड पे गुणा करना सिखा रहे हैं ना, तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको ये लिखा जा सकता है जी बटा 2500 और जी बटा 100। अब आप क्या मुझे देख के बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है। जो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर है क्या उसकी वैल्यू छोटी है, या गुरुत्वाकर्षण बल जो भूमध्य रेखा पे उसकी जो मान है वो छोटा है। इसको और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं अगर जी हमने देखा था जी क्या है, कांस्टेंट है, जी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जनरली हम इसको 9.8 लेके चलते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम इसको जी को अभी क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर जी को 1 ले लिया तो ये क्या हो गया 1/100, और ये क्या हो गया 1/2500। तो इसकी वैल्यू आप देखोगे 0.01, क्या होगी 0.01। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2500। अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1/25 गुणा 100 लिखा जा सकता है ये, हाँ या ना। अब आपके पास 1/25 है और ये 1/100 है, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, कितनी आएगी वो, ये कितना है 1, ये कितना है 2500, पॉइंट लगाया, 1 0 आ गई, काम नहीं चला, 0 आ गई, 0 आ गई और 0 आ गई। तो 0.04 के आसपास इसकी कोई वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसको सॉल्व आराम से हम लोग किया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू अभी मैं मान लेता हूं कुछ आई होगी आपकी ए नाम से, क्या आई होगी ए नाम से। ये वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वैल्यू कितनी आई है। आप जब इन दो वैल्यू को देखोगे, एक वैल्यू यहां पे और एक वैल्यू यहां पे, तो आपको पता लगेगा कि कहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है और कहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पे ज्यादा है या गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे ज्यादा है, ध्रुवों पे ज्यादा है। और जनरली मैं इसको इतना बड़ा ये जो हमने सॉल्व किया, इससे हमको ये पता लग गया, क्या पता लगा कि हमने इतना सारा चीजें सॉल्व करी है ना, कि ये सिर्फ हमने किस लिए सॉल्व किया, ये सिर्फ हमने इसलिए सॉल्व किया कि हमको पता लगाना था गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे ज्यादा है, ध्रुवों पे ज्यादा है या वो भूमध्य रेखा पे ज्यादा है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, आपको निकालना हो कभी तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ए और बी इन दोनों के मध्य दूरी है r, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, G बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना। जैसे जैसे ये r मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, क्या होगी, बढ़ती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होता जाएगा। यहां तक कोई डाउट, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये बटा में दिया हुआ है और बटा में भी नीचे दिया हुआ है, इसलिए हमेशा ऐसा होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है जैसे जैसे बढ़ेगी, गुरुत्वाकर्षण बल की जो वैल्यू है वो धीमे धीमे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका विपरीत होगा ये कि जैसे जैसे r की वैल्यू कम होती जाएगी, g की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। g मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें पता है कि भूमध्य रेखा पे r ज्यादा है, भूमध्य रेखा पे r ज्यादा है तो g कैसा होगा, कम होगा। साथ ही साथ भूमध्य रेखा पे r ज्यादा है तो g कम होगा, और ध्रुवों पे क्या कम है, ध्रुवों पे r कम है, r कम है तो क्या होगा, जो g की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भूमध्य रेखा ये हो गया पोल पे या मैं कहूं ध्रुव पे, और ये हो गया भूमध्य रेखा पे। r कहां ज्यादा है, r हमने देखा भूमध्य रेखा पे ज्यादा है। r अगर भूमध्य रेखा पे ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पे कैसा होगा, कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रेविटेशन या जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पे ज्यादा है, किसके मुकाबले, वो ध्रुवों पे ज्यादा है भूमध्य रेखा के मुकाबले। और उसके पीछे का क्या कारण है आपको समझ में आएगा, क्या कारण है, r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू कहां पे ज्यादा है, भूमध्य रेखा पे ज्यादा है। r की वैल्यू अगर भूमध्य रेखा पे ज्यादा है तो भूमध्य रेखा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा होगा, कम होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे कम होगा, भूमध्य रेखा पे कम होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे ज्यादा है, ध्रुवों पे ज्यादा है, तो जो भी प्लेटें हैं वो किसकी तरफ आकर्षित होंगी, ज्यादा वो ध्रुवों की ओर आकर्षित होंगी। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल है
और आकर्षण का बल है, आकर्षण का मतलब है वो अपनी ओर खींचेगा इनको। तो इस वजह से प्लेटों में क्या आएगी, प्लेटों में गतिशीलता आएगी। आपको ये पता लग गया पृथ्वी के घूर्णन के कारण, गुरुत्व बल के कारण क्यों हो रहा है। हमने देख लिया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है कहाँ पे ज्यादा है, पोल पे ज्यादा है। किसके मुकाबले, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है पोल, अब भूमध्य रेखा के मुकाबले ध्रुवों पे ज्यादा है। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये हुआ कि जितनी भी प्लेटें हैं वो ध्रुवों की ओर खींचती हुई चली जाएंगी। अगर ऐसा होता तो सारी प्लेटें कहाँ पे होती, ध्रुवों पे होती, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। इसलिए हम देखेंगे कि सारी प्लेटें आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, ध्रुवों की ओर देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हमको एक और बात समझनी है, जब वैगनर साहब कह रहे थे कि प्लेटें उत्तर की ओर गति कर रही हैं, तो उत्तर की ओर गति करने के कारण पीछे क्या कारण था, गुरुत्व बल का कारण था। क्यों कारण था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम बात करें ध्रुवों पे तो ज्यादा है, किसके मुकाबले, भूमध्य रेखा के मुकाबले। चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है इसलिए लगे क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन दिख रही हैं, लेकिन आप इस कैलकुलेशन को खुद जब देखोगे तो आप पाओगे बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। बहुत इजी सी, एक बात तसल्ली से इसको देखना है। तसल्ली से देखने के बाद जब आप सॉल्व इनको कर लोगे बहुत अच्छे से, तब आप पाओगे कि ये चीजें तो बहुत आसान है। इसलिए आपको क्या करना है, चीजें करके देख लेनी है एक बार। जब चीजें आप करके देख लेते हो तो आपके मन में ये डाउट ही रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हमने दो चीजें आज देखी, कौन कौन सी, आज हमने देखा पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्व बल। ये जो तीन चीजें ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसीलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपका पूरा कंसंट्रेशन मांगती हैं। आपका कंसंट्रेशन कहीं पे भी मिस हुआ तो ये चीजें भी मिस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्या करना है, चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, ये कैलकुलेशन अच्छे से देखनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पे कम है। इसके कारण कैसे पृथ्वी की गतिशीलता में फर्क आ रहा है और कैसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्लेटों में गतिशीलता आ रही है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाकी तीन टॉपिक्स के साथ। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको चीजें रिवाइज करनी है, चीजों के नोट्स बनाते हुए चलना है, आपको डायग्राम बनाते हुए चलना है, साथ ही साथ सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फिर से मैं आपको बताऊं कि 3 अप्रैल से बैच शुरू हो जाएगा आपका, और 3 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, उससे पहले ये गोल्डन चांस है फिर से आपके पास, इस बार एनरोल हो जाना है। इस बार वो गलती नहीं करनी है कि हम एनरोल नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो जल्दी कीजिए। कोड आपको कौन सा लगाना है, कोड आपको लगाना है MB लाइव। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।